बेरामपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद रास्ते सुनसान नहीं होते, बल्कि वहां मौत अपना पहरा लगाती है। इस गांव की सबसे खौफनाक सच्चाई है, वो 4 काले सांप और उनके कंधों पर रखा एक भारी लोहे का ताबूत। सदियों से चली आ रही इस दास्तां के मुताबिक जो भी उन 4 सायों को देख लेता है या जिसके कानों में उनके कदमों की आहट पड़ती है, वो कभी अगला सवेरा नहीं देख पाता। लेकिन हर पहरे को तोड़ने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। पिताजी, मुझे आज रात ही नगर जाना होगा। मेरे दोस्त इतने सालों बाद वापस आए हैं। वो सुबह होते ही चले जाएंगे। मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकता। मदन, तू पागल हो गया है क्या? तुझे अच्छे से पता है कि आज के दिन गांव की सरहद पर कौन घूमता है। वो 4 ताबूत वाले लोग किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। मेरी बात मान, आज की रात घर से बाहर मत निकल। पिताजी, ये सब पुरानी और डरावनी कहानियां हैं जो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। चाहे जो भी आए, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सुबह होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मेरी बात नहीं मानी तो ना सही, पर इतना याद रखना, जंगल में भारी कदमों या मंत्र की आवाज सुनाई दे तो बिना पीछे देखे ऐसी जगह छिप जाना जहां कोई किसी को ना देख सके। जब तक आवाज पूरी तरह शांत नहीं हो जाए, वहां से हिलना भी मत। पिता की चेतावनी को हंसी में उड़ाकर लाठी लिए मदन घने जंगल की पगडंडी पर बढ़ चला। वहां सन्नाटा गहरा था और हवा थमी हुई मानो कुदरत किसी अनहोनी की प्रतीक्षा में। दोस्तों से मिलने की धुन में मदन तेज कदमों से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से आई एक भारी आवाज ने उसे सिहरा। कहा लाया, ताबूत लाया, जो भी देखे वो ही समाया। कहा लाया, ताबूत लाया। मदन ठिठक गया, माथे पर पसीने की बूंदें तैर आई। पिता की चेतावनी याद आते ही उस डरावनी आवाज के डर से वह तुरंत झाड़ियों में जा छिपा। सांसें थामे उसने भारी कदमों की आहट सुनी जो अब बिल्कुल करीब थे। डर पर काबू न रख पाने के कारण उसने झाड़ियों के बीच से एक नजर देखने की हिम्मत की। हे भगवान, ये क्या है? पिताजी बिल्कुल सच कह रहे थे। ये चारों तो सच में है। मुझे यहां से हिलना नहीं है, बस अपनी सांस रोक कर रखनी है। उसमें देखा 4 साए जिनकी आंखें दहकते अंगारों सी थीं। कंधों पर जंग लगा ताबूत उठाए झाड़ियों के बिल्कुल पास से गुजरे। उनके हर कदम पर थरथराती जमीन और मंत्रों का गुंजन हवा में था। वे जैसे ही ओझल हुए, मदन ने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का, वो लोग आगे निकल गए। अगर मैं आज उनकी पकड़ में आ जाता तो मेरा क्या होता? मुझे अब बिना रुकावट के यहां से भागना चाहिए। मदन ने बाहर कदम रखा। रास्ता सुनसान था। जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, पीछे से वही भारी आवाज गूंजी। पलटते ही उसकी चीख गले में ही जम गई। सामने वे 4 साए खड़े थे और ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा था। कहा लाया, ताबूत लाया, जो भी देखे वो ही समाया। कहा लाया, ताबूत लाया। ताबूत से निकली काली परछाइयों ने मदन को जकड़ा और एक झटके में अंदर खींच लिया। जोरदार धमाके के साथ ढक्कन बंद हुआ और वे साए गायब हो गए। अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे मदन का बेजान शरीर मिला, जिसके चेहरे पर जमी दहशत ने देखने वालों की रूह कंपा दी। 400 साल बाद कहानी दिल्ली की एक रिसर्च लैब में आ पहुंची। वैज्ञानिक कबीर और सानिया एक प्राचीन किताब सुलझाने में जुटे थे, लेकिन कबीर की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। पिछले कई हफ्तों से उसे एक ही डरावना सपना चैन से सोने नहीं दे रहा था। सानिया, वो सपना फिर से आया है। वही घना जंगल, वही 4 साये और उनका भारी ताबूत, फिर वो खंडर महल और उसमें नीले पानी का उबलता हुआ कुआं। मुझे समझ नहीं आ रहा
ये सपना मुझसे चाहता क्या है? कबीर, ये देखो, जिस मृत्युंजय अमृत की हम तलाश कर रहे हैं ना, ये किताब उसी बेरामपुर गांव की ओर इशारा कर रहा है। राजा ने अमरता के लिए जो कुआं बनवाया था, उसका जिक्र यहाँ है। ये बिल्कुल तुम्हारे सपने वाले महल जैसा है। क्या? इसका मतलब जो मैं सपने में देख रहा हूँ वो कोई दिमाग का वहम नहीं है, बल्कि कोई सच्चाई है। सानिया, अगर वे अमृत सच में वहां मौजूद है तो यह हमारी रिसर्च और मेडिकल साइंस के लिए सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमें बिना वक्त गवाए बेरामपुर जाना चाहिए। लेकिन कबीर, तुमने इस किताब के आखिरी पन्नों पर लिखी चेतावनी नहीं पढ़ी ना? इसमें साफ लिखा है, उस अमृत की सुरक्षा 4 कालवाहक साय करते हैं, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है उनके ताबूत का शिकार बन जाता है। वहां जाना हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है कबीर। सानिया, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। हमें इन पुरानी और डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में राजा लोग अपने खजाने को आम लोगों से दूर रखने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाते थे। हम कल सुबह ही बेरामपुर के लिए निकलेंगे और इस सच का पता लगाएंगे। अगली दोपहर कबीर और सानिया अपनी गाड़ी से बेरामपुर गांव की सरहद पर पहुंचे। जैसे ही उनकी गाड़ी ने गांव के पुराने और भारी मुख्य द्वार को पार किया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक तेज डरावनी आंधी चलने लगी। गांव का माहौल इतना शांत और सहमा हुआ था कि रास्ते पर कोई एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचे ताकि वहां रुकने का इंतजाम कर सके। शहर से आए हो? देखने में तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो, फिर इस शापित जमीन पर क्या ढूंढने चले आए? हमारे गांव में बाहरी लोगों का आना अच्छा नहीं माना जाता। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम कबीर है और ये मेरी पार्टनर सानिया है। हम दिल्ली से आए हैं और हम यहाँ के पुराने इतिहास पर एक रिसर्च बुक लिखना चाहते हैं। हमें पता चला है कि यहाँ राजा सूरजभान का एक बहुत पुराना महल है। हम बस उस महल के बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं। राजा का महल, उस खंडर का नाम अपने मुंह पर मत लाओ। गांव का कोई भी इंसान उस महल की तरफ रुख तक नहीं करता। वहाँ कोई खजाना नहीं है, वहाँ सिर्फ मौत का पहरा है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो आज रात हमारी हवेली के मेहमान घर में रुको और सुबह होते ही पहली गाड़ी से शहर वापस लौट जाओ। मुखिया ने उन्हें रुकने के लिए एक कमरा तो दे दिया, लेकिन उनके चेहरे का डर कबीर और सानिया से छिप नहीं सका। मुखिया का बेटा अनुज, जो वहां खड़ा सब सुन रहा था, चुपके से रात के वक्त कबीर और सानिया के कमरे में आया। मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ सिर्फ इतिहास लिखने नहीं आए हो। तुम दोनों उस पुराने कुएं और उसमें छिपे रहस्य की तलाश में आए हो ना? हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? मैं इस डर में जीकर थक चुका हूँ। हर अमावस्या कोई ना कोई गायब हो जाता है। जब तक वो कुआं बंद नहीं होगा ये साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें रात 12 बजे गुप्त रास्ते से महल ले चलूंगा। ठीक है अनुज, हम 12 बजे कमरे के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे मुखिया जी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। रात के 12 बजे अनुज उन्हें उस खंडहर महल के सामने ले आया। हवा में किसी सड़ी हुई चीज की तेज बदबू फैली थी। कबीर ने जैसे ही महल के भारी दरवाजे पर हाथ रखा, उसका सिर दर्द से फटने लगा। अजीब बात यह थी कि उस खौफनाक जगह का एक एक कोना उसे जाना पहचाना लग रहा था। कबीर, क्या हुआ तुम्हें? सानिया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सदियों पहले इसी महल में रहता था। इस महल का एक एक कोना मेरे दिमाग में साफ हो रहा है। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। हमें खिड़की के रास्ते अंदर जाना होगा क्योंकि इसका मुख्य दरवाजा सदियों से जाम है। चलो तेजी से अंदर चलो। टूटी खिड़की से तीनों अंधेरे गलियारे में दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी खंभों पर पड़ी ही थी कि जमीन कांप उठी। जंगल से आती वही भारी आवाज अब महल के अंदर गूंज रही थी। कहा लाया, ताबूत लाया, जो भी देखे वो ही समाया। नहीं, ये तो उन्हीं की आवाज है।
वो काल वाहक आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि वो इसी महल के आसपास मंडराते रहते हैं। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। रुको अनुज, अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं है। आवाज महल के बाहर से आ रही है, इसका मतलब हमारे पास नीचे तहखाने में जाने का रास्ता साफ है। वहीं वो कुआं है। चलो मेरे पीछे आओ। कबीर बिना डरे सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर चला गया। सानिया और अनुज उसके पीछे लपके। तहखाने में पहुंचते ही सब हैरान रह गए। वहां एक बड़ा सा गोल कुआं था जिससे तेज नीली रोशनी निकल रही थी। सानिया ने तुरंत अपनी रिसर्च किट निकाली। कबीर, ये सच में कोई मामूली चीज नहीं है। इस नीले रस में इतनी एनर्जी है जो मरे हुए सेल्स को दोबारा जिंदा कर सकती है। यही वो मृत्युंजय अमृत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। आखिर हमारी खोज पूरी हुई। लेकिन इससे पहले कि सानिया उस अमृत को अपनी बोतल में भर पाती, तहखाने की सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। अनुज डर के मारे कांपने लगा और एक पुराने खंभे के पीछे छिप गया। सीढ़ियों से उतरकर वही 4 विशालकाय काले साए अपने कंधों पर वो भारी लोहे का ताबूत लिए तहखाने के अंदर दाखिल हो गए। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं तो बस इन शहर वालों को यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। उन चारों साइयों ने ताबूत को जमीन पर रख दिया। ढक्कन एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अनुज ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताबूत से निकली किसी रहस्यमय शक्ति ने उसे हवा में ही दबोच लिया और खींचकर अंदर पटक दिया। ढक्कन जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कबीर, हम यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं। अनुज गया और वो चारों ओर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। ताबूत का ढक्कन फिर खुला और साए अपनी दहकती लाल आंखों के साथ उनकी ओर लपके। अचानक कबीर का सारा डर गायब हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब नीली चमक कौंध गई। उसने सानिया को पीछे धकेला और उन सायों के सामने मौत को चुनौती देते हुए तनकर खड़ा हो गया। रुक जाओ, अपनी हद मत भूलो। क्या तुम अपने असली स्वामी को भी नहीं पहचानते? क्या तुम भूल गए कि ये अमृत और इस दूध का असली मालिक कौन है? कबीर की आवाज अब बुलंद और शाही थी। हुक्म मिलते ही वे चारों साए रुक गए और सिर झुका लिया। सानिया यह मंजर देख पत्थर सी रह गई। कबीर, तुम ये क्या कह रहे हो? और ये खौफनाक साए तुम्हारे सपने में इस तरह क्यों झुक रहे हैं? तुम कौन हो? मैं कबीर नहीं हूँ सानिया। मैं इस महल का असली राजा रुद्र प्रताप हूँ। 400 साल पहले मेरे ही धोखेबाज सेनापति ने इस मृत्युंजय अमृत को पाने के लिए मुझे जहर देकर मार दिया था, लेकिन मेरी रूह इस कुएं के अमृत से जुड़ी रही। मैंने अपनी मौत से पहले इन चारों सायों को मंत्र से बांधा था और उन्हें ये काम सौंपा था कि जब तक मैं दोबारा इस दुनिया में वापस नहीं आता तब तक वो इस अमृत की सुरक्षा करेंगे और हर उस इंसान को इस ताबूत में कैद करेंगे जो इसे चुराने आएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपना आपा खो चुके हो। तुम मेरे दोस्त कबीर हो ना? हम शहर से रिसर्च करने आए थे। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। कबीर का जिस्म तो बस एक जरिया था मुझे इस कुएं तक वापस लाने का। इस अमृत के पास आते ही मेरी सदियों पुरानी यादें और मेरी असीम शक्तियां इस जिस्म में लौट आई हैं। सानिया, तुमने मुझे अपने इस असली रूप तक पहुंचाने में बहुत मदद करी, लेकिन अब जब तुमने ये राज जान लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। ने अपना हाथ हवा में उठाया और कुएं के अंदर से वो नीला अमृत उड़ता हुआ उसके जिस्म के अंदर समाने लगा। उसके जिस्म की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उसने उन चारों काले साइयों को एक इशारा किया। इस लड़की को भी इस ताबूत के हवाले कर दो। आज से ये बेरामपुर और इसके घने जंगल पर दोबारा सिर्फ मेरा राज होगा और जो भी महल की तरफ रुख करेगा वो इस ताबूत का नया मेहमान बनेगा। सानिया ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उन चारों काले सायों ने उसकी हर राह को रोक दिया। लोहे के उस भारी ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल चुका था और उसके अंदर का अंधेरा सानिया को अपनी तरफ खींच रहा था। तहखाने में सानिया की एक आखिरी और दर्दनाक चीख गूंजी और ताबूत का लोहे का ढक्कन हमेशा के लिए बंद हो गया।
बेरामपुर का वो जंगल आज भी उतना ही शांत और खौफनाक है। बस अब उस पगडंडी पर चलने वाले साए 4 नहीं बल्कि 5 हो चुके हैं।